हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 8 गणित के छठे चैप्टर घन और घनमूल को पूरा कवर करेंगे। इस वीडियो में आप सीखेंगे पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट, यानी इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं, घन क्या होता है, घनमूल क्या होता है, ये सब आप सीखेंगे। और उसके बाद इस चैप्टर में जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली 6.1 और प्रश्नावली 6.2, उसको भी हम इस वीडियो में हल करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो शुरू करते हैं। और सबसे पहले आप समझिए इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट। तो इस चैप्टर में ये सभी पॉइंट्स हैं। अगर आपको ये सभी पॉइंट्स अच्छे से आ गए तो आपको ये चैप्टर अच्छे से आ गया और उसके बाद आप इसके क्वेश्चंस भी बहुत आराम से कर सकते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि घन संख्या क्या होती है। देखिए, किसी भी संख्या को मान लीजिए 2 है, जब इसको 3 बार स्वयं से गुणा करते हैं तो वो संख्या एक घन संख्या बन जाती है। तो 2 को अगर हम गुणा करेंगे स्वयं से, खुद से 3 बार आपस में, तो इसको हम लिख देते हैं 2 की पावर 3 भी इसको लिखते हैं, ठीक है। या तो हम इसको इस तरफ लिख सकते हैं। ये क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 8 हो गया है। तो 8 यहाँ पर जो आया है, हम इसको कहेंगे कि 2 का घन 8 है। हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे कि 2 का घन 8 है। ये जब हम घात में 3 लिखते हैं तो इसको हम घन कहते हैं। अगर हमें 3 का घन करना हो तो 3 की घात में 3 लिख देंगे और इसका 3 का आपस में इस तरह से 3 बार गुणा कर देंगे। तो ये 3 3 9 3 27, तो 3 का घन 27 है। और ये जो संख्या है, मतलब जैसे ये यहाँ पे 8 है, ये 27 है, इनको हम कहते हैं पूर्ण घन संख्या। पूर्ण घन, या तो पूर्ण घन संख्या कहो या सिंपली इसको घन संख्या कहते हैं। तो 8 27 से पूर्ण घन है। जैसे अगर मैं बात करूं 16 की, तो ये पूर्ण घन नहीं है। पूर्ण घन के लिए इस तरह से संख्या 3 बार आपस में गुणा होनी चाहिए। अब अगर हम 4 का घन ज्ञात करेंगे, 4 का घन, तो ये क्या होगा, 4 गुणा 4 गुणा 4, और ये है 64। आप बताइए 5 का घन क्या होगा। 5 का घन होगा, करो, 5 गुणा 5 गुणा 5, क्या आएगा, 125। इसी प्रकार से 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन 729 और 10 का घन 1000। 10 तक आपको घन कम से कम याद होने चाहिए। वैसे थोड़ा सा और आगे याद हो तो अच्छी बात है, लेकिन 10 तक तो कम से कम आपको पूर्ण घन संख्या याद करनी ही करनी है कि 4 का घन 64, 5 का घन 125। इस तरह से आपको 10 तक तो कम से कम याद होने चाहिए। तो ये हो गया कि पूर्ण घन संख्याएँ क्या होती हैं। अच्छा, जैसे मैं आपको बीच में ये कह रहा था कि ये सभी पूर्ण घन संख्या है। 8 एक पूर्ण घन संख्या है, 27 एक घन संख्या है, 64 एक घन संख्या है। अगर मैं बात करूं कि जैसे 16 है, 16 घन संख्या नहीं है, तो मुझे कैसे पता कि ये घन संख्या है या नहीं है। किसी भी संख्या को ये पता करने के लिए पूर्ण घन है या नहीं है क्या करते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसको ऐसे अभाज्य गुणनखंड होते हैं ना, कि अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग दो, जिससे भाग चला जाता है। 2 × 16, फिर 2 से भाग दिया, 2 × 4 8, फिर 2 से भाग दिया, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग दिया 1। तो 16 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा 1 2 3 4, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो यहाँ पर देखो, इसके तिकड़ी होनी चाहिए, एक ट्रायो होना चाहिए, एक ट्रिपलेट होना चाहिए, मीन्स 3 का एक ग्रुप होना चाहिए। तो 3 का ग्रुप यहाँ पे तो है, लेकिन ये अलग बच गया है। तो चूंकि ये अलग बच गया है, इसलिए 16 एक घन संख्या नहीं है। 16 एक घन संख्या नहीं है क्योंकि इसमें सभी संख्याओं के 3 के ग्रुप नहीं बन रहे हैं। अगर हम ये कहें, कोई क्वेश्चन पूछे कि भाई 16 क्यों घन संख्या नहीं है, तो आप कहोगे कि जब हम इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, इसको क्या कहते हैं जो हमने ये किया, यह है अभाज्य गुणनखंड। तो जब भी हम 16 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो उसमें सभी संख्याओं के 3 के समूह नहीं बनते हैं। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि जो 2 है वो अकेला रह गया है,
तो इसीलिए यह 16 जो है एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। अगर कोई पूछे कि क्या 216 एक पूर्ण घन संख्या है या नहीं है, क्या ये पूर्ण घन संख्या है कि नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप इसके अभाज्य गुणनखंड करोगे। तो अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले किससे भाग जाता है, 2 से भाग जाता है ना। 2 से 3 से ऐसे अभाज्य संख्याओं से हम भाग देते हैं। 2 से 3, 5, 7, 11 ये सब अभाज्य संख्याएं हैं, तो इनसे हम भाग देते हैं। 2 से भाग दिया 108, फिर 2 से भाग दिया 54, फिर 2 से भाग दिया 27, 3 से भाग देंगे 9, फिर 3 से भाग दिया 3, फिर 3 से भाग दिया तो अब 1। तो यहाँ पे जो 216 है इसको हम लिख सकते हैं, देखो 2 तो 3 बार आ गया और 3 भी 3 बार है, तो यहाँ पर इसके पूरे 3 के ग्रुप बन रहे हैं। तो चूंकि 2 और 3 यानी सभी अभाज्य गुणनखंडों के 3 के समूह यहाँ पर बन रहे हैं, 3 के ग्रुप बन रहे हैं, तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि 216 एक क्या है, 216 एक पूर्ण घन संख्या है। तो आपको घन संख्या क्या होती है ये आपको समझ आ गया। अब यहाँ पर दूसरा है कि हार्डी रामानुजन संख्या क्या होती है। तो ऐसी संख्याएं जिनको हम 2 प्रकार से 2 घन संख्याओं के योग के रूप में लिख सकें, उन संख्याओं को हार्डी रामानुजन संख्या कहते हैं। देखो एक प्रकार से तो लिखना बड़ा आसान है, जैसे 9 है तो 9 को हम लिख सकते हैं 1 + 8। 1 का घन होता है और 8 2 का घन होता है। तो हमने यहाँ पर 9 को 2 पूर्ण घन संख्याओं के योग के रूप में लिख दिया है, लेकिन हम ये दूसरी तरह से नहीं लिख सकते हैं। यानी इस प्रकार का, यानी 9 को हम इनके अलावा के नहीं और 2 पूर्ण घन संख्याओं के योग के रूप में नहीं लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें हार्डी रामानुजन संख्या की, तो वो संख्या ऐसी है जिसको हम 2 तरह से ऐसा लिख सकते हैं। 2 तरह से हम उसको 2 पूर्ण घन संख्याओं के योग के रूप में लिख सकते हैं। तो ऐसी एक संख्या है 1729। यहां पर ये है, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इसमें ये भी घन संख्या और ये भी घन संख्या है, क्योंकि जो 1 है वो 1 का घन होता है और 1728 12 का घन होता है। तो इसको हमने क्या लिखा, 2 घन संख्याओं का योग। लेकिन साथ ही ये होता है 1000 + 729। तो यहाँ पर ये 10⁻³ और 9⁻³ है, यानी ये भी एक पूर्ण घन संख्या है और ये भी एक पूर्ण घन संख्या है। तो जब भी किसी संख्या को, यानी कोई ऐसी संख्या जो 2 प्रकार से 2 घन संख्याओं का योग होती है, उसको हार्डी रामानुजन संख्या कहते हैं। और सबसे छोटी हार्डी रामानुजन संख्या 1729 है, यानी ये अपने आप में इस प्रकार की सबसे छोटी संख्या है जो 2 प्रकार से 2 घन संख्याओं का योग होती है। कुछ और भी संख्याएं हैं, जैसे 4104, ये होता है 2⁻³ + 16⁻³ और साथ ही ये 9⁻³ और 15⁻³ होता है ना भाई। 2⁻³ क्या है, 8, और 16⁻³ क्या है, 4096। अगर आप इनको जोड़ते हो तो बिल्कुल यही मिलेगा। तो आपने देखा कि ये जो संख्या है ये 2 घन संख्याओं का योग है। इसके अलावा 9 का घन होता है 729 और 15 का घन होता है ये। तो यहाँ पर इस संख्या को हमने 2 घन संख्याओं के रूप में लिखा है और वही संख्या जो है यहाँ पर इस तरह से 2 घन संख्याओं के रूप में लिखी गई है। तो जब भी किसी संख्या को हम 2 प्रकार से, एक प्रकार ये एक प्रकार ये, 2 प्रकार से 2 घन संख्याओं के योग के रूप में लिख सकते हैं, तो उस संख्या को हम कहते हैं हार्डी रामानुजन संख्या। ऐसी अनंत संख्याएं हैं, बहुत सारी संख्याएं हैं, लेकिन ये ध्यान रखना सबसे छोटी संख्या है 1729 1729। ये एक हार्डी रामानुजन संख्या है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। ओके,
घन संख्या के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि किसी भी घन संख्या को हम विषम संख्याओं के योग के रूप में लिख सकते हैं, और जिस संख्या का हम घन ज्ञात करते हैं उतने ही विषम संख्याओं के योग के रूप में। आप देखो, आप बात समझो, 1 का क्यूब 1 की घात 3 क्या होता है? 1 होता है, तो ये तो 1 ही है, ठीक है ना, तो ये तो अकेला 1 आ गया। 2 की घात 3, तो 2 की घात 3 होता है 8, और इसको हम 2 है ना, तो 2 ही विषम संख्याओं के योग के रूप में लिख सकते हैं, और ये होता है 3 और 5 को प्लस करोगे तो ये विषम संख्याएं, आप जानते हो ना विषम संख्याएं, 1 3 5 7 9 11, ये सब विषम संख्याएं हैं। तो यहाँ पे हम घन संख्याओं को इनके योग के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 3 की घात 3 ये होता है 27, तो जो 3 की घात 3 है उसको हम 3 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिख सकते हैं। अगर आप 7 9 11, और ये ध्यान रखना क्रमागत विषम संख्याएं हैं, कोई भी विषम संख्या नहीं है कि कहीं से भी उठा दी, क्रमागत लगातार 7 9 11 ये लगातार विषम संख्याएं होती हैं। इनका योग आप जोड़ो इन्हें 27 ही आएगा। तो आप देख रहे हैं 3 की घात 3 और 3 ही विषम संख्या के योग के रूप में हमने इसको लिख दिया है। अब अगर हम 4 की घात 3 इसको लिखना चाहें तो इसको भी हम विषम संख्या के योग के रूप में लिख सकते हैं। 4 की घात 3 है ना, तो 4 ही विषम संख्याओं के योग के रूप में लिख सकते हैं। देखो कैसे, 13 15 17 19 ये। अच्छा, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, ठीक है ना, आपकी बुक में ये ट्रिक प्रॉपरली नहीं बता रखी है, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि कैसे इसको लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं कि लिखो। तो हमें ये करना होता है कि मान लो कि जैसे 5 है, 5 की घात 3 को ये कहा गया है कि इसको विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखो, है ना। ये अगर हमें लिखने को मिल गया तो हमें क्या करना है, देखो 5 की घात 2 क्या होता है, 5 का वर्ग, 5 की घात 2 होता है 25, होता है ना, होता है ना। तो हमें बीच वाली संख्या तो मिल गई, 25 बीच की हमें संख्या मिल गई। और अब टोटल 5 संख्याएं लिखनी है, तो 2 इधर लिख दो और 2 इधर लिख दो, 2 इससे बड़ी और 2 इससे छोटी लिख दो। 23 21 और यहाँ पे 27 29। अगर आप इनको प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 125, जो कि 5 का घन होता है। तो ये है ट्रिक लिखने की। अच्छा, अब 6 की घात 3 अगर हमें लिखनी तो ये कैसे लिखेंगे, तो 6 का वर्ग क्या है, तो 6 का वर्ग होता है 36, होता है ना। तो बीच की तो संख्या हमें मिल गई, लेकिन अब आप बोलोगे कि 36 तो हम लिख ही नहीं सकते, भाई 36 तो हम लिख ही नहीं सकते क्योंकि ये तो खुद भी विषम संख्या नहीं है। तो हम एक काम करेंगे, 36 को नहीं लिखेंगे, 36 से इधर उधर की संख्याएं लिख देंगे, हमें बस बीच का मिल गया है। तो ये एक 35 है और इससे बड़ी 37 है ना। अच्छा, फिर एक इससे पहले की लिखो 33, एक इसके बाद की लिखो 39। टोटल 6 लिखनी है हमने संख्याएं, तो 3 इधर हो गई और 3 इधर हो गई, बीच में ये हटा दो। 36 खुद नहीं लिख सकते क्योंकि हमने तो केवल विषम संख्या लिखनी है, तो इसलिए उसकी 36 के इधर और 36 के इधर हमने 3 संख्याएं लिख दी, लेकिन लिखनी कितनी है, जिसकी घात 3, जिसका घन हम ज्ञात कर रहे हैं। और अगर आप इनको प्लस करोगे तो आपको मिलेगा कि ये 216 ही हो रहा है। 7 की घात 3 अगर हमें लिखना, कैसे लिखेंगे, तो 7 की घात 3 के लिए फिर ट्रिक क्या है, वही ट्रिक है कि 7 की घात 2, देखो ये है 49, तो बीच की संख्या तो हमें मिल गई। अब ये 7 है ना, तो टोटल 7 संख्याएं चाहिए, तो बीच के हमें मिल गई, बची 6, 3 इधर लिख दो, 3 इधर लिख दो, 3 इधर लिख दो। और ध्यान रखना क्रमागत होनी चाहिए, कुछ भी उठा के मत लिख देना, क्रमागत लगातार विषम संख्याएं होनी चाहिए। 3 इधर लिख दी और 3 इधर लिखेंगे। 49 से कम 47, 47 से कम हुआ 45, 45 से कम हुआ 43। तो ये आप देखेंगे, ये 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में हमने इसको लिखा है, और इनको आप जोड़ोगे तो आपको मिलेगा कि ये 343 है, और वैसे भी 7 का घन 343 होता है। आपके पास किताब में, बुक में ये क्वेश्चन है कि 10 की घात 3 को अगर हमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, लिखो।
तो चलो 10 की घात 3 को लिखते हैं। तो मैंने क्या ट्रिक बताई थी आपको कि पहले इसका स्क्वायर करो जो कि होता है 100 और हमें सबसे बीच का मिल गया है 100। अब 100 के साथ क्या दिक्कत है? 100 के साथ दिक्कत है कि खुद में सम संख्या है, हमने तो केवल विषम संख्याएं लिखनी है। तो कोई बात नहीं, बीच का तो हमें मिल गया ना। टोटल लिखनी है हमने 10 विषम संख्याएं, क्योंकि 10 की घात 3 हो रहा है, 10 का घन हो रहा है। तो 5 इधर लिख दो और 5 इधर लिख दो। तो 100 से बड़ा क्या होगा? 101, 103, 105, 107, 109 और 100 से कम क्या होगा? 99, 97, 95, 93 एंड 91 और बीच में ये 100 हटा दो। ठीक है, तो इस तरह से इसको पास में लेके आ जाते हैं। तो ये है ट्रिक लिखने का। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किसी घन संख्या को हम क्रमागत विषम संख्या के योग के रूप में कैसे लिख सकते हैं। अब देखो, आपके पास इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं कि 128 में किस संख्या का गुणा करें कि संख्या पूर्ण घन बन जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? तो देखो, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि हम कैसे कहते हैं कि संख्या पूर्ण घन है। संख्या पूर्ण घन कैसे कहते हैं? तो सबसे पहले इस वीडियो की शुरुआत में ही जो मैंने पॉइंट आपको समझाया था कि कोई भी जो संख्या है वो पूर्ण घन कैसे है। तो इसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर 3-3 के ग्रुप हैं पूरे बने हुए, 3-3 के समूह हैं, तो यानी संख्या पूर्ण घन है। जैसे यहाँ पर ये 2 बच गया था ना, तो ये संख्या फिर पूर्ण घन नहीं थी। तो पूरे, जैसे यहाँ पर इसका भी पूरा 3 का जोड़ा, इसका भी जोड़ा पूरा पूरा है। तो जब पूरे पूरे सभी संख्याओं के पूरे पूरे 3-3 के ग्रुप होते हैं तो वो संख्याएं पूर्ण घन होती हैं। अब यहाँ पे 128, तो इसमें किसका गुणा करें? ये संख्या पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो क्वेश्चन है कि ठीक है भाई, पूर्ण घन नहीं है, पर इसमें किसका गुणा करें कि ये पूर्ण घन बन जाए? तो उसके लिए क्या करो, सबसे पहले इस संख्या के हमने अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पे 2 से भाग देंगे, ये हुआ 64, फिर 2 से भाग दिया, ये हुआ 32, 16, 8, 4, 2, 1। तो 128 जो है इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, है ना। इस तरह से हम ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अब देखो, ये तो पूरा 3 का ग्रुप बन गया, इसका भी 3 का ग्रुप बन गया। अब ये अकेला बच गया है। तो अकेला ये बच गया है, क्या यहाँ पर होता कि इसकी ये पूर्ण घन होता? तो आप भी जानते हैं कि अगर यहाँ पर गुणा 2 और गुणा 2 होता तो ये संख्या पूर्ण घन बन जाती। तो हम क्या लिखेंगे कि संख्या में 2 गुणा 2 का गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण घन बन जाएगी, यानी 4 का गुणा करने पर, है ना। 2 गुणा 2 क्या हुआ? 4 हुआ ना। तो अगर 4 से गुणा करेंगे तो संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। तो इस तरह से हम ये लिखेंगे कि संख्या में 2 गुणा 2 यानी 4 से गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। ओके, तो जो संख्या 128 है, इसमें अगर हम कर दें 4 से गुणा तो ये संख्या बन जाती है 512। और अब ये जो संख्या है ये पूर्ण घन संख्या है। अब इसका किस संख्या का यह घन है ये अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, लेकिन इतना तो आपको समझ आ गया ना कि किसका गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण घन बन जाएगी, है ना। तो वैसे ये 8 का घन होता है, 8 का घन 512 होता है। लेकिन कैसे मुझे ये पता चला, ये आप थोड़ा सा आगे कुछ देर में आप सीख जाएंगे, मैं आगे थोड़ी देर बाद इसको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन गुणा की जगह पर यह होता है कि किस संख्या का भाग दे, तो फिर क्या करते हैं हम? तो अगर क्वेश्चन ये है कि 128 में किस संख्या का भाग दे कि संख्या पूर्ण घन बन जाए, तो फिर हमें क्या करना होगा? करना वही है जो प्रक्रिया यहाँ पर थी, सेम प्रक्रिया हमने दोहरानी है। और तो अब देखो यहाँ पर आप सोचो कि ये संख्या जो है इसमें हम किसका भाग दें। भाग देने का मतलब है कि उसको यहाँ से हटाना है हमने। तो किसका भाग दें कि पूर्ण घन बन जाए? तो यहाँ पर अगर हम इसको हटा दें
तो जो संख्या बची इसमें पूरे 3-3 के जोड़े हैं, 3-3 के पूरे ग्रुप है ना हमारे पास, तो फिर ये संख्या पूर्ण घन बन जाएगी अगर यहाँ से 2 हट जाता है तो हम यही लिखेंगे कि दी हुई संख्या में 2 से भाग देने पर संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने वही देखना है दोनों में क्या अंतर है, इसलिए मैंने दोनों को साथ साथ किया है कि जब क्वेश्चन ये हो कि कितने का गुणा करें तो हमने ये देखना है कि गुणा करने के बाद 3 का पूरा ग्रुप बनना चाहिए उसमें, इसीलिए हमने 2 गुणा 2 का गुणा किया, क्योंकि इसका गुणा करने से पूरा 3 का ग्रुप बन गया। अब ये यहाँ पर हमने भाग देना है, तो भाग देने के लिए हम क्या करेंगे कि हमने संख्या हटानी है, तो केवल 2 हटाना पड़ेगा हमें, और उसके बाद अगर हम ये हटा देंगे तो आप देख सकते हैं कि 3-3 के ग्रुप पूरे हमारे बन रहे हैं। तो यहाँ पर इसलिए दी हुई संख्या में 2 से भाग देने पर संख्या पूर्ण घन बन जाएगी, और बाद में संख्या क्या बन जाएगी, जब हम 2 से भाग देंगे तो 2 से भाग देने पर ये 64 बन जाएगा। 64 4 की घात 3 होता है, लेकिन ये 4 कैसे आया वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बता दूंगा जब हम घनमूल वाला हिस्सा पढ़ेंगे। तो ये पॉइंट्स आपको समझ आ गए। अब एक और पॉइंट समझते हैं। 6 होता है 2 गुणा 3 होता है ना, तो जो इसकी घात, जब हम इसकी घात 3 करेंगे तो वो इनकी भी घात 3-3 हो जाएंगी। ये होता है 4, आप जानते हैं कि 4 होता है 2 गुणा 2, तो 4 की घात 3, ये 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 3, ये भी होता है। जैसे मान लो कि 10 है, 10 होता है 2 गुणा 5, तो अगर हमें 10 की घात 3 करनी हो, यानी जो भी घात हम यहाँ करते हैं वो इनमें अलग अलग लग जाती हैं। तो आपकी बुक में ये चीज़ थी तो मैंने सोचा आपको ये भी बता दूं। किसी संख्या का घनमूल कैसे ज्ञात करें, अब ये सीखते हैं। देखो घनमूल होता क्या है, तो जैसे मैं आपको घन के बारे में तो बता चुका हूँ। किसी संख्या का घन क्या होता है, जैसे 2 है उसका घन क्या होगा, तो घन यानी 2 की घात 3 ऐसे लिखते हैं घन को, और ये 8 होगा। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि 2 को हम 3 बार आपस में गुणा करेंगे और ये आ जाएगा घनमूल। बिल्कुल इसका हम उल्टा कह सकते हैं। घनमूल कैसे लिखते हैं, किसी संख्या का घनमूल जब हमें ज्ञात करना होता है तो हम ऐसे करके ये बनाते हैं और इस यहाँ पे छोटा सा 3 लिख देते हैं। अब ये हो गया 8 का घनमूल, यानी हम 8 का घनमूल लिख रहे हैं, और 8 का घनमूल क्या होगा, ये 2 होगा। ठीक है। तो जिस संख्या का घन कोई पूर्ण घन संख्या होती है, जब हम उसका घनमूल ज्ञात करते हैं तो वो संख्या वापस आ जाती है। जैसे अगर 3 का घन, ये क्या होता है 27, तो अगर हम 27 का घनमूल निकालेंगे तो वो क्या होगा 3। 4 का घन क्या होता है, 4 का घन होता है 64, है ना। कैसे, 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 का घन हुआ 64, तो 64 का घनमूल क्या होगा, 64 का घनमूल होगा 4। ठीक है। तो यहाँ पर एक और चीज़ आप देखो कि 4 का घन ये हम करते हैं 4 गुणा 4 गुणा 4, ये हुआ 64। और जब हमें 64 का घनमूल ज्ञात करना होगा तो 64 को हम लिख सकते हैं 4 गुणा 4 गुणा 4। ये अलग बात है कि इसको किसी और तरीके से भी लिख सकते हैं और छोटा करने के लिए, खैर, पर ये हो जाएगा 4, यानी 4 का घन हुआ 64, और 64 का घनमूल जब हम करेंगे तो वो हो जाएगा 4, है ना। इसी तरह से 5 का घन होता है 125, तो बताओ 125 का घनमूल क्या होगा, 125 का घनमूल होगा 5। तो घन कैसे ज्ञात करते हैं, वो तो बड़ा आसान है कि भाई किसी का भी घन अगर हमें ज्ञात करना हो तो आपस में 3 बार उस संख्या की गुणा कर दो और आराम से घन आ जाएगा। घनमूल कैसे ज्ञात करें, तो घनमूल ज्ञात करने के लिए हमें इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने होते हैं। क्या ज्ञात करने होते हैं, अभाज्य गुणनखंड। और
इस तरह से अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करके जब हम घनमूल ज्ञात करते हैं तो उसको अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल कैसे ज्ञात करें ये देखो। तो 125 का ही उदाहरण ले लो। तो 125 का हमें घनमूल ज्ञात करना है। कोई पूछेगा भाई कि 125 का घनमूल बताओ, ये घनमूल का चिन्ह हो गया। 125 का घनमूल बताओ, तो आप क्या करेंगे, फट से आपने ये करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। 5 से भाग दिया इसमें, क्योंकि ना तो 2 से जाएगा ना 3 से जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या अब 5 बची है। आप फिर से बता रहा हूँ मैं, ये अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है, जिनमें किसी का भाग नहीं जाता है। ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो 2 से भाग नहीं जाता, 3 से नहीं जाता, तो 5 से देना पड़ेगा, तो 25 आ गया। फिर 5 से हम भाग देंगे तो 5 आ गया। 5 से फिर से भाग देंगे तो 1 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि जो 125 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 5 गुणा 5। तो 125 का घनमूल क्या होगा। तो हम करते क्या हैं कि जो ग्रुप बना है, 3-3 का ग्रुप बना है, उसमें से एक संख्या निकाल दो और ये आ गया हमारा आंसर। यहीं पे अगर हमें 216 का घनमूल ज्ञात करना है, यानी अगर आपके पास प्रश्न इस तरह से है कि 216 है और इसका घनमूल ज्ञात करो, तो कैसे ज्ञात करेंगे हम घनमूल। तो यहाँ पे 216 के अभाज्य गुणनखंड हम यहाँ पे निकालेंगे। तो 2 से किया तो ये 108 आ गया। फिर 2 से करेंगे तो ये 54 है। फिर 2 से किया 27। फिर 3 से भाग दिया 9, 3 से भाग दिया 3, 3 से भाग दिया 1। इस तरह से ये सब हो गया। अब अभाज्य गुणनखंड आ गए। अब उनको इस तरह से लिखो कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, और 3-3 का ग्रुप बना दो। बन गए 3-3 का ग्रुप। और अब हम क्या करेंगे, 216 और 3 यहाँ पर लिखेंगे, यानी हम इसका घनमूल निकाल रहे हैं। और हर एक ग्रुप से, हर एक समूह से एक ले लो। तो पहले ग्रुप से एक ले लिया, दूसरे ग्रुप से भी एक हमने ले लिया, और ये हो गया 6। ध्यान रखना, एक समान संख्याओं का ग्रुप बनाते हैं ना, आप ऐसा मत कर देना कि कहीं पे लिखा हो मान लो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7, कहीं ऐसा लिखा हो और आप ग्रुप इस तरह से बना दो कि ये भाई 3-3 के ग्रुप बन गए। ऐसा मत करना, ओके। एक समान संख्याओं के ग्रुप बनते हैं। ये भी हो सकता है कि संख्या आपके पास अभाज्य गुणनखंड के रूप में इस तरह से नहीं दी हो, जैसे 2 गुणा 2 गुणा 2, इस तरह से नहीं दिया हो। आपके पास इसकी जगह पे क्या दिया हो, 2 की घात 3। देखो ये और ये एक ही बात है, ओके। 2 की घात 3 का मतलब ये कि 2 को 3 बार गुणा किया गया है आपस में। तो जब हमें 8 का घनमूल ज्ञात करना होता है, मान लो कि हमें 8 का घनमूल ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे कि 8 को हम ऐसे लिख देंगे। 8 ऐसे होता है ना, 2 गुणा 2 गुणा 2 ये। और अब हमें दिख रहा है कि ये पूरा 2 का ये ग्रुप बन रहा है ना, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 इसका ये। लेकिन अगर आपके पास इस तरह से नहीं है और इस तरह से है, तो भी आप आराम से घनमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर मान लो कि कोई संख्या आपके पास है 2 की घात 3 और कोई बोले कि इसका घनमूल ज्ञात करो, तो आप लिख दोगे कि भाई इसका घनमूल 2 है। अगर 3 की घात 3 है तो इसका घनमूल 3 है। अगर 5 की घात 3 है तो इसका घनमूल 5 है। अगर 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 3 है, इसका घनमूल क्या होगा, तो एक ये 2 लिखो यहाँ से और एक ये 3 लिखो। यह बिल्कुल वही है जैसा कि हमने यहाँ पर इसका किया था। भाई ये क्या है, ये 2 की घात 3 है, यानी 2 3 बार है, और 3 की घात 3 है, तो इसका घनमूल वही होगा जो यहाँ पर इसका घनमूल होगा। तो इस तरह से हम, तो ये कभी अगर आपके पास इस तरह से लिखा हुआ आ गया तो परेशान मत होना। 3 की घात जो है उसको हटा देना। यानी अगर कोई आपसे कहे कि 4 की घात 3 है, इसका घनमूल क्या होगा, तो जो इसकी 3 घात है इसको हटा दो, आंसर आ गया। ओके, तो आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ आ गया होगा।
तो इस चैप्टर के सभी कॉन्सेप्ट हमने कवर कर लिए हैं और अब हम करेंगे इसकी प्रश्नावली 6.1। प्रश्नावली में आप ये देख सकते हैं कुल 4 प्रश्न हैं और ये है इसका पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं हैं? तो पूर्ण घन होना या नहीं होना क्या होता है? देखो जैसे 8 है तो 8 हम जानते हैं कि ये 2 की घात 3 है, 2 का क्यूब है, ये 2 का घन है। तो कोई भी संख्या जब किसी का घन होती है तो वो पूर्ण घन कहलाती है। जैसे 8 यहाँ पर एक पूर्ण घन संख्या है। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ 27 की, 27 एक पूर्ण घन संख्या है क्योंकि ये 3 की घात 3 होती है, 3 का घन। तो किसी भी संख्या को जब हम आपस में स्वयं के साथ 3 बार आपस में गुणा करें तो हम कहते हैं कि हमने उसका घन कर दिया है। तो 3 का घन ये हो गया। तो क्योंकि ये किसी संख्या का घन है इसलिए इसको पूर्ण घन कहते हैं। अब अगर मान लो कि मेरे पास कोई संख्या है 4 पूर्ण घन संख्या नहीं है क्योंकि किसी का घन नहीं है ना। तो अब जब हमारे पास थोड़ा बड़ी संख्याएं होती हैं तो इसको पता करने के लिए हम क्या करते हैं, उनके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। मैं जैसे अभी 8 का ही आपको उदाहरण देता हूं। अगर हमें पता करना हो कि क्या 8 एक पूर्ण घन संख्या है तो हम क्या करेंगे कि इसके अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। और अगर हमें ये लगा कि 3 के पूरे ग्रुप बन रहे हैं तो यानी ये एक पूर्ण घन है। अब जैसे 4 है, 4 होता है 2 गुणा 2, केवल 2 ही है यहाँ पे, 3 नहीं है। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि 4 पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, तो ये आइडिया होगा इस क्वेश्चन को हल करने का। चलिए, तो पहली संख्या है 216। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि हम अभाज्य गुणनखंड इसके करेंगे ये पता करने के लिए कि पूर्ण घन है या नहीं है। अच्छा, अगर किसी छात्र को, अगर आप में से किसी को अभाज्य गुणनखंड नहीं पता है तो अभाज्य गुणनखंड में हम क्या करते हैं, जैसे ये संख्या 216 है इस तरह से हम ये लिखेंगे और इसके गुणनखंड करना शुरू कर देंगे, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में इसको तोड़ेंगे। हम अभाज्य संख्याओं में तोड़ेंगे। ध्यान रखना, अभाज्य संख्याएं होती हैं 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है, 7, 11, 13 ये अभाज्य संख्याएं हैं क्योंकि इन संख्याओं में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है, केवल स्वयं को या एक को छोड़ के, है ना। 4 अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि 4 में 2 से भाग चला जाता है। ये संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं, तो इन्हीं का ही हम भाग देंगे। आप इस बात का ध्यान रखना। और शुरुआत सबसे छोटी से करेंगे। तो 2 से हमने किया, यह आया, फिर 2 से भाग दिया तो यह आया 54, फिर 2 से भाग देंगे 27, 3 से भाग दिया 3 नम 27, फिर 3 से भाग दिया 3 तिया 9 और 3 से भाग दिया 3 कम 3। तो यानी जो 216 है, 216 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो हम ये कहेंगे कि क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंडों, इसके जो अभाज्य गुणनखंड है उसमें संख्याएं 3 के समूह में हैं। आप ये देख रहे हैं ना, 3 का ग्रुप इसका बन गया, 3 का ग्रुप इसका बन गया। तो हम ये कहेंगे कि ये एक पूर्ण घन संख्या है। तो इस प्रकार से हम ये लिखेंगे कि 216 के अभाज्य गुणनखंड में संख्याएं 3 के समूह में है, यानी सभी संख्याएं 3 के समूह में है, इसलिए 216 एक पूर्ण घन है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। 128, तो वही प्रक्रिया है कि हम 128 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य संख्या सबसे छोटी 2 से इसमें भाग चला जाता है। 2 छके 12, 2 चौको 8, फिर 2 से जाएगा 32, फिर 2 से जाएगा 16, फिर 2 से भाग देंगे 8, फिर 2 से भाग दिया 1। तो जो 128 है ये है 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, ये आ गया 7 बार टोटल, है ना, 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, तो यहाँ पर ये देखो, ये है और ये है, तो यहाँ पर 2 तो समूह बन रहे हैं 3 के। इसको त्रिक भी कहते हैं, ध्यान रखना।
तो ये एक त्रिक बना रहा है, ये भी त्रिक बना रहा है, बट ये बच गया है। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर 1 2 जो है वो किसी त्रिक में नहीं है, वो 3 के समूह में नहीं है, इसलिए 128 एक पूर्ण घन नहीं है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि यहाँ अभाज्य गुणनखंड में 2 किसी त्रिक में नहीं है, किसी त्रिक में नहीं है, इनको त्रिक भी कहते हैं, ठीक है। या तो आप कहो कि किसी 3 के समूह में नहीं है, तो त्रिक अगर आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है बोलना, तो आप 3 का समूह कह सकते हैं, 3 का समूह, बात एक ही है, ठीक है ना। तो किसी त्रिक में नहीं है, इसलिए 128 पूर्ण घन नहीं है। समझ गए? तो ये जो 1 2 यहाँ पर है, ये किसी त्रिक में नहीं है, किसी 3 के ग्रुप में नहीं है, इसलिए यह पूर्ण घन नहीं है। अब है 1000। 1000 के लिए भी वही प्रक्रिया है कि इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले 2 से भाग देंगे, ये 500, फिर 2 से दिया 225, नहीं 250, फिर 2 से दिया 125, फिर 5 से भाग देंगे तो ये होगा 25, 5 से भाग दिया, फिर 5 और 5 से भाग दिया 1। तो हम ये लिख सकते हैं कि जो 1000 है वो हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। तो यहाँ पर ये 3 3 के समूह बन रहे हैं ना, तो वही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे सभी संख्याओं के त्रिक बन रहे हैं या 3 के समूह बन रहे हैं, इसलिए 1000 एक पूर्ण घन संख्या है। तो इस तरह से हम ये लिखेंगे कि 1000 के अभाज्य गुणनखंड में संख्याएं 3 के समूह में हैं, 3 के समूह में है। इसकी जगह पे आप ये भी लिख सकते हो कि त्रिक में है, बात एक ही है, ठीक है। इसलिए 1000 एक पूर्ण घन है या एक पूर्ण घन संख्या है। समझ आ गया ना। 4th पार्ट है 100। तो 100 को हम इसके भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो पहले 2 से जाएगा ये 50, फिर 2 से 25, फिर 5 से करेंगे तो 5, फिर 5 से किया तो 1। तो जो 100 है ये हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर ना तो 2 का त्रिक है ना 5 का है, सबका होना चाहिए था, ठीक है। तो हम ये लिखेंगे कि यहाँ पे संख्याएं त्रिक में नहीं है, इसलिए यह एक अभाज्य, यह एक घन संख्या नहीं है। तो इस तरह से लिखेंगे हम कि 100 के अभाज्य गुणनखंड में संख्याएं 3 के समूह, 3 के समूह को हम त्रिक भी कहते हैं, 3 के समूह में नहीं है, इसलिए 100 एक पूर्ण घन नहीं है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, ये पूर्ण घन नहीं है। अब हमारे पास ये संख्या है, तो वही प्रक्रिया है कि इसके हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। सबसे पहले तो शुरू करते हैं, 2 से सबसे पहले इसमें भाग जाएगा, तो ये होगा 2 3 3 2 8, फिर 2 से भाग देंगे तो ये हुआ 1, फिर 2 एकम 2, 2 छके 12, 2 छके 12, 2 छको 8, फिर 2 से तो ये होगा 2 पचे 10, 2 अठे 16, 2 तियाँ 6, 2 दूने 4, फिर 2 से तो ये हुआ, फिर 2 से भाग देंगे हम, तो ये हुआ 1 4 5 8, फिर 2 से भाग दिया तो ये होगा 7 29, फिर 3 से इसमें जा रहा है तो ये होगा 243, फिर 3 से जाएगा इसमें तो ये है 81, फिर 3 से जाएगा 27, फिर 3 से जाएगा 9, फिर 3 से जाएगा 3, फिर 3 से जाएगा 1। तो यहाँ पर ये आ चुके हैं। तो देखो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, और 3 भी 6 बार है। तो ये जो संख्या है 46656, ये हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा
3 गुणा 3, 1 मिनट, गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो यहाँ पे ये 3 का ग्रुप ये बन गया, 3 का ग्रुप ये बन गया, 3 का ग्रुप ये बन गया, 3 का ग्रुप ये बन गया। ठीक है, तो ये सभी संख्या यहाँ पे 3 3 के समूह में है और इसलिए यह एक पूर्ण घन संख्या है। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे कि ये जो संख्या है 46,656 के अभाज्य गुणनखंड में संख्याएं 3 के समूह में है, यानी त्रिक में है, इसलिए ये जो संख्या है एक पूर्ण घन है। क्लियर? एक बात आप ध्यान रखना, कहीं आप कभी आपके पास ऐसी परिस्थिति अगर आए, मान लो कि 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 और आपसे पूछा जाए कि पूर्ण घन है कि नहीं है, तो आप ये मत करना कि ये बना दो ग्रुप और ये बना दो। आप बोलोगे भाई 3 3 के ग्रुप तो बना दिए मैंने। नहीं, एक समान संख्या के ग्रुप बनने चाहिए। तो ग्रुप बनाओगे तो एक जैसी बनने चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका ध्यान रखना, ये एक जैसे संख्याएं नहीं है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो यहाँ पे 3 3 के ग्रुप नहीं है, इसका विशेष ध्यान रखना। ओके, ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 2 है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्या को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। देखो हम कैसे करेंगे, आइडिया ये है कि जैसे मान लो मैं आपसे ये कहूँ कि भाई 4 है, 4 पूर्ण घन नहीं है, तो 4 में किसका गुणा करेंगे कि पूर्ण घन बन जाए। तो जब भी बात पूर्ण घन की आती है तो आपको पता है कि अभाज्य गुणनखंडों में 3 3 के ग्रुप होते हैं ना। अभी पीछे वही तो किया है, पूर्ण घन के लिए क्या है, 3 3 का ग्रुप होना चाहिए। तो 4 है, जैसे 4 है 2 गुणा 2, आप जानते हैं। आप सोचो अगर हम इसमें 1 और 2 का गुणा कर दें तो अब ये 3 का ग्रुप बन गया ना, और ये पूर्ण घन हो गया। तो हम ये कहेंगे कि 4 में अगर हम 2 से गुणा कर दें तो ये पूर्ण घन बन जाएगा। यही आइडिया है इन क्वेश्चंस को करने का, ठीक है। तो अब फर्स्ट पार्ट 243, इसमें किसका गुणा करें, तो वही प्रक्रिया है कि हमने अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अभाज्य गुणनखंड तो इस पूरे चैप्टर की रीढ़ की हड्डी है, लगभग हर प्रश्न में आपको वो करना पड़ता है। 3 से भाग दिया तो ये आ गया, 3 से भाग दिया तो ये 27 आ गया, 3 से भाग देंगे तो ये 9, 3 से भाग दिया 3, 3 से भाग दिया 1। 243 है, ये है 3 5 बार है, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब ग्रुप बनाते हैं 3 3 के, त्रिक हम जिसे कहते हैं। तो एक त्रिक तो ये बना, लेकिन यहाँ त्रिक नहीं है। तो सोचो अगर यहाँ पर इसका गुणा हम कर देते तो ये एक इसका भी त्रिक बन जाता और ये एक पूर्ण घन संख्या हो जाती। तो वही हम लिखेंगे कि चूंकि 3 का एक त्रिक तो है, बट 3 गुणा 3 ये त्रिक में नहीं है, तो इसमें एक 3 का गुणा करने से ये त्रिक कंप्लीट हो रहा है। इसीलिए 243 में अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो यह पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पर इस तरह से हम लिखेंगे कि यहाँ त्रिक पूरा करने के लिए एक और 3 की आवश्यकता है, जैसा आपने यहाँ पे देखा। इसलिए 243 में 3 से गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा, 3 से गुणा करने पर, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना आपने यहाँ पे गुणा नहीं करना है, ठीक है ना। ये तो बस मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। तो इतना है, अगर ये आ जाता तो ये पूर्ण घन बन जाता। तो इसीलिए इसमें 3 से हम गुणा करेंगे। बात समझ आ गई। अब अगली संख्या है 256। 256 में किसका हमें गुणा करना है कि ये एक पूर्ण घन बन जाए। तो सबसे वही प्रक्रिया, सबसे पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर 2 से ये भाग दिया, 32, 16, 8, 4, ओके। तो 256 ये हो गया 2 गुणा 2 गुणा, कुल कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार।
5 6 7 8। अब देखो 3 3 के ग्रुप बनाओ, एक ये बना, एक ये बना। लेकिन यहाँ पर फिर से वही बात है कि ये पूरा 3 नहीं है। इसमें त्रिक बनने के लिए क्या होगा, इसमें त्रिक बनने के लिए 1 और 3 का हम गुणा करेंगे, सॉरी 2 का गुणा करेंगे तो ये पूरा त्रिक बन जाएगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे हम लिखेंगे कि यहाँ त्रिक पूरा करने के लिए 1 और 2 की आवश्यकता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि ये केवल इतना है, अगर हमारे पास 1 2 और आ जाए तो ये त्रिक बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे लिखना नहीं है आपने, ठीक है। तो इसलिए 256 में 2 से गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। ओके, तो ये है इसका सोल्यूशन। अगली संख्या है 72। 72 में किसका गुणा करें कि यह एक पूर्ण घन बन जाए। वही प्रक्रिया, इसके अभाज्य गुणनखंड याद करते हैं। 2 से भाग दिया 36, 2 से भाग दिया 18, 2 से भाग दिया 9, 3 से भाग दिया 3 और 3 से भाग दिया 1। तो यानी जो 72 है, 2 तो 3 बार है, 3 2 बार है। तो यहां पर क्लियरली ये तो त्रिक है, ये तो 3 का समूह बना रहा है, ये 3 का समूह नहीं बना रहा है। अगर हम इसमें 1 और 3 का गुणा कर दें तो ये 3 का समूह बन जाएगा और ये सभी त्रिक पूरे हो जाएंगे और यह एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो फिर वही कारण हम लिखेंगे, वही इसका आंसर होगा कि संख्या में 3 का गुणा करने पर यह त्रिक कंप्लीट हो जाएगा और यानी हमें 3 से गुणा करना होगा। तो 3 बेसिकली हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि यहाँ त्रिक पूरा करने के लिए 1 और 3 की आवश्यकता है, इसीलिए 72 में 3 से गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से, तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं, बस मैंने आपको समझाने के लिए कहा है। तो इसमें 3 से हमें गुणा करना पड़ेगा। अब हमारे पास अगली संख्या है 675। 675 में देखो 2 से तो इसमें भाग जाएगा नहीं क्योंकि ये एक विषम संख्या है। 3 से क्या इसमें जाएगा, बिल्कुल 3 से जाएगा। 3 दूने 6, 3 दूने 6, 3 पचे 15। फिर इसमें 3 से जाएगा, 3 सते 21, 3 पचे 15। फिर 3 से जाएगा 25, अब 5 से, और अब फिर 5 से 1। तो ये हो गया, यानी जो 675 है ये हो जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। तो क्लियरली 3 के तो यहाँ पे पूरा एक समूह बन रहा है 3 का, यानी त्रिक बन रहा है, लेकिन 5 का त्रिक यहाँ पर नहीं बन रहा है। तो 5 का त्रिक पूरा करने के लिए यहाँ पर हमें 1 और 5 की आवश्यकता होगी और इसीलिए यह तो कहने का ये मतलब है कि इसमें हमें 1 और 5 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि यहाँ त्रिक पूरा करने के लिए 1 और 5 की आवश्यकता है, इसीलिए 675 में 5 से गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो गया, 5 से हमें गुणा करना पड़ेगा। ओके, अब हमारे पास संख्या है 100, यानी 100 में किसका गुणा करेंगे कि ये एक पूर्ण घन बन जाए। तो इसके अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले ज्ञात करेंगे। 2 से भाग देंगे ये 50 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो ये 25 आएगा, फिर 5 से भाग देने पर ये 5 और 5 एकम 5। तो यानी जो 100 है ये हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि 2 का भी यहाँ पे जो है त्रिक नहीं है और 5 का भी त्रिक नहीं है। तो 2 का त्रिक बनाने के लिए इसमें 1 और 2 का गुणा करना पड़ेगा और 5 का त्रिक बनाने के लिए हमें यहाँ पे 5 का गुणा करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि हमें 2 और 5 दोनों का गुणा करना पड़ेगा, यानी 2 गुणा 5, यानी 10 से हमें गुणा करना पड़ेगा। तो हम यही लिखेंगे कि यहाँ पर 2 और 5 दोनों के त्रिक पूरे करने के लिए 1 2 और 1 5 की आवश्यकता है, इसलिए इसमें हम 2 गुणा 5 यानी 10 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से हम लिखेंगे कि यहाँ 2 और 5 दोनों के त्रिक नहीं है, सभी त्रिक बनाने के लिए 2 और 5 अर्थात 2 गुणा 5 यानी 10 से गुणा करना होगा। तो हमारा जो उत्तर है वो 10 आ चुका है। और क्यों, ये मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब देखो, पिछले प्रश्न में हमें गुणा करना था, इस प्रश्न में हमें भाग देना है और ये बताने कि भाग देने पर ये पूर्ण घन बन जाए तो कैसे भाग दें। तो देखो मैं उदाहरण देता हूँ। मान लो हमारे पास एक संख्या 16 में हम किसका भाग दें
कि यह एक पूर्ण घन बन जाए, तो हम इसके लिए 16 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो वो होगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, है ना, 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16। अब यहाँ पर देखो, अगर ये होता कि किसका गुणा करें, तो देखो यहाँ पर 2 का तो पूरा बन रहा है एक त्रिक, यानी 3 का समूह उसे हम त्रिक कहते हैं। 2 का तो पूरा त्रिक बन रहा है, ये 2 अकेला रह गया है। अब अगर इसमें गुणा करना होगा तो गुणा करने के लिए हम इसका गुणा करेंगे जिससे कि ये पूरा त्रिक बन जाए, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। लेकिन क्योंकि इसमें भाग देना है, तो भाग देने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसे हटाएंगे, हटाना पड़ेगा हमें। तो अब 1 बाय 1 इन संख्याओं को लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है 81। तो प्रक्रिया तो वही है कि इसके हमने अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो यहाँ पर देखो, इसमें 2 से भाग तो जाता नहीं है, हम 3 से भाग देंगे, 3 से चला जाता है, फिर 3 से भाग देंगे, 3 तिया 9 और 3 कम 3। तो जो 81 है ये हो जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये तो पूरा समूह बन गया है, लेकिन ये अकेला है। अब क्योंकि हमें भाग देना है, यानी यहाँ से हटाना है, तो हम 3 को हटा देंगे। तो हम लिखेंगे कि इस संख्या में 3 से भाग देने पर संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। तो इस तरह से हम अपना आंसर लिखेंगे। तो बेसिकली हमारा आंसर क्या है, 3 है। ओके, अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है 128। वही प्रक्रिया कि हमने इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो 128 2 से भाग दिया 64, 2 से 32, फिर 2 से भाग दिया 16, फिर 2 से भाग देंगे हम 8, फिर 2 से 4 2 1, कितने हो गए, 2 2 4 2 6 7। तो 128 हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 4 5 6 7। तो देखो ये तो पूरा त्रिक बन गया, ये भी एक त्रिक बन गया। अब ये बच गया अकेला, तो इसमें हम फिर से 2 हटाना होगा, यानी 2 से भाग देना होगा, जिससे कि पूर्ण घन बन जाए। तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे कि 128 में 2 से भाग देने पर संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। ठीक है, अगली संख्या हमारे पास है 135। 135 में किसका भाग दें कि ये पूर्ण घन बन जाए? तो हमेशा की तरह यहाँ पर हम इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 3 से इसमें भाग जा रहा है, 3 चौक 12, 3 पचे 15, फिर 3 से भाग इसमें जा रहा है, 3 कम 3, फिर 3 पचे 15, फिर 3 से इसमें भाग जा रहा है 5, फिर 5 से हम इसमें भाग देंगे 1। तो बेसिकली जो 135 है ये हो जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 का तो पूरा एक त्रिक बन रहा है, 5 अकेला रह गया है। तो यहाँ पे 5 का हम भाग देंगे पूर्ण घन बनाने के लिए। तो यहाँ पे हम ये लिखेंगे कि 135 में 5 से भाग देने पर संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। समझ आ गया? अगली संख्या है 192। इसमें किसका भाग देंगे कि ये पूर्ण घन बन जाए? अभाज्य गुणनखंड इसके ज्ञात करेंगे। तो ये हुआ 2 9 18, वेट 96 आएगा। फिर 2 से भाग देंगे हम, तो ये आएगा 48, फिर 2 से भाग दिया 24, 2 से भाग देंगे 12, 6 3 1। तो 192 जो है इसको हम लिख सकते हैं, 2 है कुल कितनी बार, 6 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और एक 3। तो ये पूरा त्रिक इसका है, इसका भी पूरा त्रिक है, लेकिन यहाँ पर 3 अकेला रह गया है। तो यहाँ पर भी हम वही लिखेंगे कि 3 से भाग देने पर यह संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये लिखेंगे। ओके, और इसका आंसर क्या हो गया, 3 हो गया। 3 से भाग देने पर संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। अगली संख्या है 704। 704 में फिर वही करेंगे हम, अभाज्य गुणनखंड इसकी ज्ञात करेंगे। 2 से इसमें जा रहा है, फिर 2 से इसमें जाएगा, तो ये होगा 2 एकम 2, 2 सते 14, 2 छके 12, फिर 2 से ये जा रहा है 88, 44,
22, 11, 1। तो यानी ये हो जाएगा क्या, 2 है कुल 6 बार। तो ये तो पूरा त्रिक बनता है, ये भी पूरा त्रिक बन रहा है, और ये 11 अकेले रह गया है। तो हम क्या लिखेंगे कि इसमें 11 से भाग देने पर यह, क्योंकि 11 सोचो ना, 11 आप हटा दो यहाँ से तो बन गया ना पूर्ण घन। तो 11 से इसमें भाग देने पर यह संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। तो इस तरह से हम अपना आंसर लिखेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, परीक्षित प्लास्टिसिन का एक घनाभ बनाता है जिसकी भुजाएं ये हैं। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। देखो, घनाभ क्या आकृति होती है? घनाभ ऐसी आकृति होती है जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर नहीं होती हैं। कोई दो बराबर हो सकती हैं लेकिन तीनों बराबर नहीं होती हैं घनाभ में। तो ये जो आकृति आप यहाँ पे देख रहे हैं ये एक प्रकार का घनाभ है। घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती हैं। तो यहाँ पर घनाभ का जो आयतन है उसमें क्या होगा, वो तो यहाँ पर सीधे इनका आपस में गुणा कर देंगे। लेकिन घन का जब भी आयतन होता है तो उसमें हमारे पास वो एक पूर्ण घन होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमने इसे पूर्ण घन बना दिया तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमने इसे पूर्ण घन बनाना है। तो अब देखो यहाँ पर हम लिखेंगे कि घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो 5 × 2 × 5 है ना, मतलब सेंटीमीटर लिख सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन ये घनाभ का आयतन है, इसको हमें घन बनाना है। तो हम ये लिखेंगे कि पूर्ण घन बनाने के लिए यहाँ पर किसका गुणा करना पड़ेगा। देखो, अब आप अगर इसको एक तरह से देखें तो 5 × 5 ये है और 2 ये हो गया। तो ना तो इसका त्रिक है, त्रिक मतलब 3 का जो ग्रुप होता है, ना इसका त्रिक है। तो क्या करना पड़ेगा 3 का ग्रुप बनाने के लिए। तो 3 का ग्रुप बनाने के लिए हमें एक तो 5 का इसमें गुणा करना पड़ेगा, तभी 3 का ग्रुप बन जाएगा। और इसमें हमें 2 और 2 का गुणा करना पड़ेगा, तब हमें इसका त्रिक मिलेगा। त्रिक यानी 3 का समूह। और अब जाके ये पूर्ण घन बन गया है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें गुणा करेंगे 5 की और 2 की और एक और 2 की। 5 × 2 × 2 की गुणा करेंगे तो आप सोचो ये पूर्ण घन बन जाएगा। यहाँ पे भी हमारे पास 5 तीन बार आ जाएगा और 2 भी 3 बार आ जाएगा, और हमारे पास पूरे त्रिक हो जाएंगे। त्रिक चाहिए होते हैं, समझ गए ना आप। तो यहाँ पर हमें इसका ध्यान रखना है। तो हम ये लिखेंगे कि 5 × 2 × 2 का यहाँ पर हम गुणा करेंगे पूर्ण घन बनाने के लिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि पूर्ण घन बनाने के लिए 5 × 2 × 2 यानी 5 × 10 × 20, 20 का गुणा करना होगा। 20 का गुणा करने का मतलब ये है कि हमें कितने घनाभों की आवश्यकता होगी, 20 घनाभों की आवश्यकता होगी। तो हम लिखेंगे कि परीक्षित को एक घन बनाने के लिए 20 घनाभों की आवश्यकता होगी। ओके, और ये हमारा आंसर है। तो ऐसे ऐसे यानी ऐसा घनाभ जिसकी भुजाएं ये हैं, हमारे पास जब 20 घनाभ होंगे तब जाके हम एक घन बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। और इसी के साथ ये प्रश्नावली समाप्त होती है और अब बढ़ते हैं प्रश्नावली 6.2 की ओर। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में हैं, तो इनको 1 बाय 1 करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो हमने इनका घनमूल ज्ञात करना है। ओके, तो सबसे पहले है हमारे पास 64। तो घनमूल ज्ञात करने के लिए हम कैसे ज्ञात करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो यहां पर हम ऐसा करके, जैसे हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते ही हैं, तो अभाज्य संख्याओं से भाग देना शुरू करते हैं। 2 से भाग देंगे 32, फिर 2 से भाग दिया
16, 2 से भाग दिया 8, फिर 2 से भाग देंगे 4, 2 से भाग दिया 2 एंड 2 से भाग देंगे 1। तो 64 ये है क्या, 2 गुणा 2 गुणा 2, टोटल 6 बार है ना। ओके, यहां तक आप समझ गए। अब हम यहां पे 3-3 के ग्रुप बनाते हैं जिनको कहते हैं त्रिक। तो यहां पर हम त्रिक बनाएंगे, 3-3 के समूह बनाएंगे। तो 2 यहां पर आप देख सकते हैं, एक ग्रुप ये बन गया और एक ग्रुप ये बन गया, ठीक है। और अब देखो, ये तो 64 के अभाज्य गुणनखंड हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, 64 का घनमूल, तो 64 का घनमूल का सिंबल होता है ये, ध्यान रखना घनमूल का ये चिन्ह होता है। तो ये हो गया। अब एक एक समूह में से, एक एक त्रिक में से एक एक संख्या को उतारो। तो पहले समूह में से हमने ये 2 उतारा, दूसरे समूह से भी हमने ये 2 उतारा और ये 4 आ गया है, ठीक है। इस ग्रुप से हमने एक उतार दिया है, एक संख्या, और ऐसे ही दूसरे ग्रुप से एक संख्या उतारी और फिर उनको आपस में गुणा कर दिया और ये हमारा आंसर आ चुका है। ओके, अब है 512। तो इसके भी हम हमेशा की तरह अभाज्य गुणनखंड करेंगे। दो से भाग देंगे 256, 2 से भाग दिया फिर 128, फिर 2 से भाग देंगे 64, फिर 2 से भाग देंगे 32, फिर 2 से भाग देंगे 16, फिर 2 से भाग देंगे 8, दो एंड 2 से भाग देंगे तो फाइनली ये यहाँ पे 1 आ गया। तो 512 क्या होगा, तो 2 कितने बार, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना आप समझ आ गया आपको, ठीक है। अब क्या करना होता है, इनकी त्रिक बनाओ, 3-3 के ग्रुप बनाओ, 3-3 के समूह बनाओ। ये हमने बना दिए। अच्छा, अब 512 का घनमूल, तो घनमूल के लिए मैंने क्या बताया था, क्या चिन्ह होता है, ये लिख देते हैं, ठीक है। छोटा सा 3 लिख देते हैं यहाँ पर इस तरह से। अब हर एक ग्रुप में से एक एक संख्या उतारो। पहले ग्रुप में से एक संख्या उतार दी हमने, 2 आ गया। दूसरे ग्रुप से भी हमने एक संख्या उतारी और तीसरे ग्रुप से भी एक संख्या उतारी। आपस में इनका गुणा किया, 2 दूनी 4 दूनी 8, और ये हमारा आंसर आ चुका है। ओके, थर्ड पार्ट है ये 10,648। तो इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसका घनमूल ज्ञात करना है। तो पहले क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो 2 से भाग दिया, 2 पचे 10, 2 तियाँ 6, 2 दूने 4, 2 चौको 8। फिर 2 से भाग देंगे तो ये आएगा 2 दूने 4, 2 छके 12, 2 छके 12, 2 दूने 4। फिर 2 से भाग देंगे तो ये आएगा 1331। अब इसमें किससे भाग जाता है, देखो इसमें 11 से भाग जाता है, तो 11 से इससे भाग देंगे हम तो ये 121 आएगा। फिर 11 से भाग देंगे तो ये 11 आएगा और 11 से भाग देंगे तो 1 आएगा। तो ये हो चुका है। आप ये सोच रहे होंगे कि सर आपको इतनी जल्दी कैसे पता चला कि ये 11 से इसमें भाग जाएगा। क्योंकि माय डियर, मुझे पता है कि 11 की घात 3 होता है, 1 3 3 1। 11 को जब आप ऐसे गुणा करते हो 3 बार आपस में, मतलब 11 का घन क्या होता है, ये होता है। तो मुझे पता था कि ये 11 से इसमें भाग जाएगा। तो अगर आपको याद है ये चीज़ें, कम से कम 10 11 12 तक तो आपको पता होने चाहिए घन, तो ये बड़े काम आते हैं, है ना। ओके, अब जो हमारी संख्या है 10,648, इसके अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं। तो पहले 2 गुणा 2 गुणा 2, 11 गुणा 11 गुणा 11।
अच्छा, एक और बात ये है, मान लो कि आपने पहले 11 से भाग दिया और फिर 2 से भाग दिया, मान लो कि ऐसे किया, और यहाँ पर आपको ऐसे लिखना पड़ रहा है कि पहले 11 फिर 2, ऐसा मत करना आप। मान लो कि अगर आपने पहले यहाँ पे बड़ी संख्या से, फिर वैसे करना ऐसा चाहिए हमेशा, पहले छोटी संख्या और फिर बड़ी संख्या से भाग दे, है ना, करना ऐसा ही चाहिए। लेकिन अगर मान लो आपने कर भी दिया ऐसे कि पहले बड़ी संख्या से भाग दे दिया फिर छोटी संख्या से भाग दे दिया, तो यहाँ पे ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप ये देखना कि 2 कितनी बार है, 1 2 3 बार 2 है, यानी सबसे छोटी संख्या पहले लिखना और बड़ी संख्याएं बाद में लिखना, तब भी आप ऐसे ही लिखना। ओके, ये ध्यान रखना आप। तो मान लो कि आपने भाग देते हुए पहले बड़ी संख्या से दे दिया, कभी कभार हो जाता है कि हमें समझ जो आता है पहले उससे भाग दे देते हैं, अक्सर ऐसा हो जाता है कभी कभी। तो यहाँ पे तो चलो आपने ऐसे लिख दिया, कोई बात नहीं, लेकिन जब आप यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पे ध्यान रखना, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखना, फिर थोड़ा बड़ी, फिर थोड़ा और बड़ी, फिर थोड़ा और बड़ी, इस तरह से लिखना, ठीक है ना। यहाँ पर उससे ये होगा कि त्रिक बिल्कुल सही बनेंगे, नहीं तो आपको फिर पलटना होगा, क्योंकि ऐसे आप त्रिक नहीं बना सकते, ऐसे आप 3 के ग्रुप नहीं बना सकते। आप ये मत सोचना कि आपके पास ये होगा और आप ये 3 का ग्रुप, ये 3 का ग्रुप ये बना देंगे, ऐसा कभी मत करना। जो ये त्रिक बनते हैं, ग्रुप बनते हैं, ये एक समान संख्याओं के बनते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं एक समान संख्याएं, उनका त्रिक यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे भी एक समान संख्याएं हैं, ठीक है। अच्छा, आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। खैर, तो ये हो गया है इसके अभाज्य गुणनखंड, और अब हम इसका घनमूल लिखेंगे। तो घनमूल के लिए हम क्या करते हैं, छोटा सा 3 यहाँ पे लिखो इस चिन्ह के साथ, और हर एक ग्रुप में से एक संख्या नीचे उतारो। तो 2 यहाँ से और दूसरे ग्रुप से 11 नीचे उतार देंगे, 11 दूनी हुआ 22, ये हमारा होगा आंसर। गॉट इट? ओके। अब हमारे पास ये संख्या है 27,000। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हमने निकालना है, तो सबसे पहले इसको ऐसा लिखते हैं। ओके, सबसे पहले भाग किससे देंगे हम, 2 से भाग देंगे, तो ये होगा 135,000। फिर 2 से भाग देंगे तो ये होगा, वैसे 3 से भाग देना बड़ा इजी लग रहा था यहाँ पे, बट फिर भी चलो सबसे छोटी संख्या से भी भाग, मतलब अक्सर सबसे छोटी संख्या से भाग देते हैं, लेकिन अगर आप चाहो तो 3 से भी भाग दे सकते हो पहले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, गलत नहीं होगा, कहने का ये मतलब है। यहाँ से यहाँ 2 से भाग दिया, अब 2 से भाग में इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि सम संख्या तो 2 से तो चला ही जाएगा। 2 छके 12 और 2 सते 14, 2 पचे 10, ये आया। फिर 2 से भाग देंगे हम, तो ये हुआ 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6, 2 सते 14, 2 पचे 10। अब इसमें 3 से भाग जाएगा, तो ये हुआ 1125। फिर 3 से भाग जाएगा, तो ये होगा 3 तियाँ 9, 2 2 3 सते 21, 3 पचे 15। फिर 3 से भाग देंगे तो ये होगा 125। फिर 5 से भाग दिया तो 25 हुआ। फिर 5 से भाग दिया, 5 पचे 25, और 5 से भाग दिया तो 5 एकम 5, ठीक है। यानी 27,000। इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है, तो 2 3 बार है, 3 भी 3 बार है, और 5 भी 3 बार है। तो इसके त्रिक बन गए, एक ये बना, एक ये समूह बना, और एक ये 3 का समूह ये बना। तो यानी 27,000 का घनमूल क्या होगा, ओके। हर एक ग्रुप से एक एक संख्या उतारो, पहले ग्रुप से 2 उतारा, दूसरे ग्रुप से 3, और तीसरे ग्रुप से ये हमने 5 उतार दिया। हर एक त्रिक से एक एक हम उतार देंगे। 3 दूने 6, 6 पचे 30, और ये 30 इसका आंसर आ चुका है, ठीक है। अब ये संख्या है 15,625। इसके हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे घनमूल ज्ञात करने के लिए। अच्छा, तो देखो यहाँ पे ये तो पक्का पता है हमें कि 2 से तो भाग जाएगा नहीं यहाँ पे,
क्योंकि ये एक विषम संख्या है जो अब 3 से जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। ओके, आई एम नॉट श्योर, चेक करना पड़ेगा, लेकिन जो मुझे पक्का दिख रहा है वो 5 से दिख रहा है। तो 5 से अगर आप भाग देना चाहो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे सकते हैं। 5 दिया 15, 5 एकम 5, 5 दूने 10, 5 पचे 25। 5 से भाग दे दिया। मुझे तो लगता है कि 5 से ही जाना था इस यहाँ पे। 5 छके 30, हाँ किसी और संख्या से जाना भी नहीं था। लेकिन अगर मान लो कि 3 से इसमें चला जाता, क्या पता चला जाता, लेकिन आपको दिमाग में पहले 5 आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 5 से पहले दे सकते, 3 से आप बाद में दे सकते। ये मेरा कहने का मतलब है। ये अलग बात है कि इसमें अब लग नहीं रहा मुझे कि 3 से जाएगा, सभी 5 से ही जाएगा ये हर बार अब। तो ये हुआ 125। तो 15,625 ये है। तो 5 यहाँ पर है 6 बार, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो यानी इसका घनमूल क्या होगा? अच्छा, इस जोड़े तो बनाए नहीं हमने, ग्रुप मतलब, ठीक है, त्रिक। तो एक त्रिक ये हुआ और एक त्रिक ये हुआ। तो यहाँ पे 625 ये। तो एक पहले वाले में से एक 5 नीचे उतारा, दूसरे वाले में से भी 5 नीचे उतार दिया, 5 बचे हुआ 25, यानी इसका घनमूल हो गया 25, ठीक है। अब हमारे पास है संख्या 13,824। इसका हमने घनमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ऑफ कोर्स हम इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। अब क्योंकि ये एक सम संख्या है तो सबसे पहले हमें जो समझ आ रहा है दिमाग में कि ये 2 से आराम से चला जाएगा, तो 2 से इसको भाग देंगे। 2 छक्के 12, 2 9 में 18, 2 एकम 2, 2 दूने 4, फिर सम संख्या है तो फिर 2 से जाएगा। 2 तियाँ 6, 2 चौको 8, 2 पसे 10, 2 छक्के 12, फिर 2 से जाएगा। तो यह 17 और ये 28, फिर 2 से जाएगा। तो 2 अट्ठे 16, 2 छक्के 12, 2 चौको 8, फिर 2 से जाएगा। तो ये होगा 400, फिर 2 से 216, फिर 2 से 108, फिर 2 से जाएगा और ये होगा 54, फिर 2 से जाएगा। तो ये हुआ 27, फिर अब 3 से जाएगा। ये 3 नम 27, 3 तिया 9 एंड 3 कम 3। ओके, तो 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार तो 2 है और 3 बार 3 है। तो 13,824 ये हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा मतलब 4 5 6 7 8 9 और 3 बार 3 है। तो यानी जब हम ओके, अब त्रिक बनाते हैं। एक त्रिक ये है इसका, यहाँ पे ये है, और एक त्रिक ये है, ठीक है, और 3 का भी ये त्रिक बन गया। तो यानी 13,824 का घनमूल है। तो हर एक त्रिक में से एक एक संख्या नीचे उतारेंगे। पहले में से उतार दिया हमने, फिर दूसरे त्रिक में से, फिर तीसरे में से, और जो ये है उसमें से हम उतारेंगे 3, है ना। 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से और 3 यहाँ से। 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 तियाँ 24, ये 24 आ गया और ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब हमने घनमूल ज्ञात करना है 1,10,592 इस संख्या का। तो अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 2 से भाग दिया हमने, 2 पचे 10, 2 पचे 10, 2 दूने 4, 2 9 में 18, 2 छके 12, फिर 2 से भाग देंगे।
2 दूने 4, 2 सते 14, 2 छके 12, ये हुआ। फिर 2 से भाग देंगे हम, तो ये हुआ 1, 3, 8, 2, 4। फिर 2 से भाग देंगे हम, तो ये हुआ 2 छके 12, दोनों में 18, 1, 2। फिर 2 से भाग देंगे हम, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 पचे 10, 2 छके 12। फिर भाग देंगे 2 से, तो ये हुआ 1728। फिर 2 से भाग दिया, तो ये आएगा 2 9 में 18, 2 8 16, आई मीन 2 छके 12, 2 चौको। फिर 2 से भाग देंगे, तो ये आएगा 432। फिर 2 से भाग देंगे, तो ये आएगा 216। अच्छा, एक और बात है, वैसे आगे काफ़ी जगह मेरे पास, मैं तो खैर कितना भी आगे कर सकता हूँ, लेकिन अगर मान लो आप ऐसे पेज पे कर रहे हो कि आपके पास सब नीचे जगह नहीं है, तो आप क्या करोगे? तो कोई चिंता की बात नहीं है। ये जो 216 यहाँ पर लिखा है ना, ये 216 यहाँ पर फिर से लिख देना और ऐसे यहाँ से आगे करना शुरू कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ऐसा भी आप कर सकते हैं। 2 से करेंगे 108, फिर 2 से किया 54, फिर 2 से 27, 3 नम 27, 3 तिया 9 और 3 कम 3। गॉट इट? अच्छा, अब जो संख्या है 592, ये हो जाएगी। देखो 2 कितनी बार यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 बार तो 2 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 3 बार 3 है। ठीक है। अच्छा, मैं लिख भी इस तरह से रहा हूँ ताकि पूरे त्रिक बन जाएं। ठीक है, ये नहीं कि मैं यहाँ पे 2 लिख के इसको हटा देता तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती त्रिक बनाने में, तो इसीलिए मैंने लिखे भी इस तरह से हैं कि त्रिक अच्छे से बन पाएँ। तो ये है, अगर मान लो कि बहुत आगे तक जा रहा है, जगह नहीं है, तो कैसे लिखें, ये मैंने आपको ये भी बता दिया है। और अब जो घनमूल होगा 110592, इसका घनमूल क्या होगा? तो हर एक त्रिक में से एक एक संख्या उतारो, 2, फिर 2 2 2 और 3, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 3 48, इसका घनमूल हुआ 48। ठीक है, अब हमने इसका घनमूल ज्ञात करना है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। 2 से भाग देंगे क्योंकि सम संख्या है। 2 दूने 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6 और ये हुआ। फिर 2 से भाग देंगे हम, तो 2 एकम 2, 16 दूने 32, 2 छके 12, 2 चौको 8। फिर 2 से भाग दिया, 2 पचे 10, 2 अठे 16, 2 तिया 6, 2 दूने 4। फिर 2 से भाग देंगे, तो ये हुआ 2916। 2 से भाग दिया, तो 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 पचे 10, 2 अठे 16। फिर 2 से भाग दिया, ये फिर 3 से दिया, 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाता है इसमें, तो 243। फिर 3 से दिया 81, फिर 3 से दिया 27, 3 से भाग दिया 9, 3 से भाग दिया 3, 3 से भाग दिया 1। ठीक है, तो यानी 4 6 6 5 6 ये हो जाएगा। 2 है 1 2 3 4 5 6 बार और 3 है 1 2 3 4 5 6, 3 बार, 3 भी 6 बार है, तो 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो एक त्रिक ये बना, एक ये बना, एक ये बना और एक ये बना।
ठीक है। अच्छा 4 6 6 5 6, इसका घनमूल होगा अब, तो हर एक ग्रुप में से एक एक ले लो। पहले में से 2 लिया, फिर दूसरे में 2, तीसरे ग्रुप में से 3 लिया, चौथे ग्रुप में से 3। तो हर एक ग्रुप में से एक एक संख्या लेंगे हम। 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36। तो ये 36 आ चुका है इस संख्या का घनमूल। ओके, अब हमारे पास ये संख्या है, इसका घनमूल निकालना है। तो इसके हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। सबसे पहले तो 2 से भाग देते हैं क्योंकि सम संख्या है। 2 अट्ठे 16, 2 सते 14, 2 अट्ठे 16, 0 8। फिर 2 से जाएगा इसमें, 2 चौको 8, 2 तियाँ 6, दोनों में 18, 0 4। फिर 2 से, तो ये है 2 दूने 4, 2 एकम 2, 2 नौ में 18, 2 पचे 10, 2 दूने 4। फिर 2 से, 2 एकम 2, 2 नौ में 18, 2 सते 2 छके 12। फिर 2 से भाग देंगे हम, 2 पचे 10, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा, ओके। फिर 2 से जाएगा ये, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 2 सते 14, 2 दूने 4। फिर 2 से जाएगा, 2 छके 12, 2 अट्ठे 16, 2 छके 12। फिर 2 से जाएगा 343। ये 7 से ज़्यादा जाएगा क्योंकि 7 का क्यूब होता है। तो 7 से गया 49 आया, फिर 7 से गया 7, 7 से गया 1। तो 2 कितनी बार है यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार तो 2 है, 3 बार 7 है। तो यहाँ पर ये जो संख्या है इसको हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 बार तो 2 लिख दिया हमने, 3 बार हमारे पास 7 है। तो ये होगा गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। तो अब त्रिक बनाते हैं। एक ये है, ये भी त्रिक बन गया है, ये भी त्रिक बन गया है, और 7 का भी त्रिक बन गया है। तो यानी इसका घनमूल होगा, तो 2 गुणा, हर एक ग्रुप से एक एक संख्या हम लेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 सते 56। और ये हमारा आंसर है। ओके, अब ये संख्या हमारे पास है, हमने इसका घनमूल ज्ञात करना है। तो हमेशा की तरह हम इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अब देखो, इस संख्या में 3 से भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। 3 से भाग करने की एक ट्रिक होती है कि इन संख्याओं को आपस में प्लस करो। 9 10 11 12 13 5 18, 18 आया ना आपस में प्लस करके। अगर इसमें 3 से भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 3 से भाग जाएगा। ये 3 के लिए ट्रिक होती है, ठीक है। लेकिन इस संख्या को देखने से सबसे पहले आपके दिमाग में आ गया कि 5 से भाग जा रहा है इसमें। तो अगर ऐसी बात है तो 5 से भाग आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं पहले 5 से भाग दूंगा ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो। 5 एकम 5, 4 0 5 अठे 40, 5 दूने 10, 5 दूने 10, 5 पचे 25। फिर 5 से भाग देंगे हम तो ये होगा 5 तियाँ 15, फिर 5 छः के 30, 5 छः को 20, 5 बचे 25। फिर 5 से भाग देंगे तो 5 सते 35, 5 दूने 10, 5 नम 45। अब इसमें 3 से भाग जाता है, 3 से भाग देंगे 243। फिर 3 से 81, 27, 9 3 1। ओके, तो 5 3 बार है और 3 6 बार है, तो 9 1 1 2 5। ये क्या होगा? तो अब यहाँ पे सबसे पहले छोटी संख्या लिखो, छोटी संख्या पहले लिखो, ये बात आप ध्यान रखना। तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 3 गुणा 3 गुणा 3,
5 5 5, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी सुविधा के हिसाब से आप किसी से भी पहले किसी से भी बाद में भाग दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यह अलग बात है कि अगर पहले छोटी संख्या से दें भाग फिर बड़ी संख्या से, तो वो अच्छी बात है, वो ज़्यादा सही बात है, बट ये गलत नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप यहाँ पर लिखें तो ध्यान रखें कि सबसे पहले छोटी संख्या फिर बड़ी संख्या। इससे क्या होगा ना कि त्रिक बनाना सही रहेगा, गलत नहीं होगा यहाँ पे। तो अब ये त्रिक बनाएंगे, एक ये त्रिक बना, एक ये त्रिक बना और एक ये बना, ठीक है। ये 3 3 के समूह बन गए हैं। तो आराम से हम घनमूल ज्ञात कर लेंगे। 91125 घनमूल, हर एक ग्रुप से एक एक उतारो, पहले से 3, दूसरे से 3, तीसरे से 5, 3 दिया 9, 9 5 45, और ये हमारा आंसर है। गॉट इट। अब यहाँ पर हमारे पास ये प्रश्न है और हमने बताने कि ये जो कथन है ये कथन सत्य है या असत्य है। तो 1 बाय 1 इनको लेते हैं। सबसे पहला कथन कहता है किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है, ये बात असत्य है। क्यों? क्योंकि कोई विषम संख्या मान लो कि 3 है, तो 3 का घन क्या होता है? 3 का घन तो 27 है, तो ये तो एक विषम संख्या है, सम संख्या कहाँ है? तो ये असत्य है। दूसरा, तो देखो, तो सत्य बात क्या है कि सम संख्या का जब आप घन करते हो तो वो सम होता है, विषम संख्या का घन विषम होता है। ये बात ध्यान रखना, ओके। सम संख्या का घन सम, विषम संख्या का घन विषम। दूसरा, एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता है, ये बात सत्य है। पूर्ण घन जो है वो उसमें 2 शून्य नहीं होंगे, उसमें या तो 3 शून्य होंगे या 6 शून्य होंगे। अगर शून्य होंगे अंत में तो, है ना, बिना शून्य के भी घन होते हैं, लेकिन अगर शून्य होंगे तो उसमें या तो 3 होंगे या 6 होंगे या 9 होंगे, मतलब 3 3 के समूह में होने चाहिए, ओके। तो जैसे 1000 है, 1000 एक घन संख्या है, तो यहाँ पे 3 0 हैं। 100 घन संख्या नहीं है, यहाँ पे 2 0 है ना, ये घन संख्या नहीं है। तो 2 शून्य पर समाप्त नहीं होता है, ठीक है। ये जो उन्होंने लिखा है नहीं होता है, यह इस बात को सत्य बनाता है। इसका थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड पार्टी क्वेश्चन का, किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होगा। देखो, यह बात असत्य है। कैसे असत्य है? जैसे 15 है, 15 का वर्ग होता है 225, होता है ना, तो ये 5 पर समाप्त हुआ ना, इसका, इस संख्या का वर्ग, किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है, तो 5 पर समाप्त हुआ। लेकिन 15 की जब घन की बात करते हैं तो ये आता है 33 75, तो ये 25 पर कहाँ समाप्त हुआ? ये तो 75 पर समाप्त हो रहा है। तो ये बात असत्य है। कभी कभार होता है, मान लो कि जैसे 5 है, 5 का वर्ग होता है 25, 5 का अगर मैं घन लिखूंगा तो वो होगा 625। तो यहाँ पर वर्ग तो 5 पे समाप्त हुआ है, घन 25 पर समाप्त हो रहा है। तो कभी कभार तो होता है, लेकिन हर बार नहीं होता है, ओके। तो इसीलिए यह असत्य है। तो आप ये वाला एग्जाम्पल लिख सकते हैं समझाने के लिए, अगर पूछा हो एग्जाम्पल के साथ बताएं। ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। बहुत सारे हैं। कोई भी संख्या जिसके अंत में 2 आता है उसका घन हमेशा 8 पर समाप्त होगा। तो यह बात असत्य है, ठीक है ना। यानी यहाँ पे लिखा है ना, कोई भी ऐसा पूर्ण घन नहीं है। ये 8 पर खुद 8 है जो 8 पे समाप्त होता है। 1728 भी एक पूर्ण घन संख्या है, ये भी 8 पर समाप्त होता है। देखो, 2 का घन होता है 8, 12 का घन होता है 1728, तो पूर्ण घन 8 पर समाप्त हो रहे हैं ना। इनफैक्ट हर एक अंक जो है
मतलब अगर मैं बात करूं कि पूर्ण घन जो है आपको उसके अंत में हर एक टाइप का अंक मिलेगा। जैसे यहाँ पर अगर 8 की जगह पे ये होता है ना कि ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 1 पे समाप्त होता है, तो भी असत्य होता, क्योंकि पूर्ण घन 1 पर भी समाप्त होता है, 2 पर भी समाप्त होते हैं, 3 पर भी, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, हर एक अंक पर पूर्ण घन समाप्त होते हैं। एक घन अगर हम करें तो अंत में 1 आपको मिलेगा, 2 का अगर घन करें तो अंत में आपको 8 मिलेगा, 3 का घन अगर आप करें तो अंत में आपको 7 मिलेगा, है ना, क्योंकि 3 का घन 27 होता है। 4 का घन अगर हम करें तो वो 64 होता है, तो अंत में आपको 4 मिलेगा। 5 का घन अगर हम करते हैं तो 125 होता है, यानी अंत में 5 मिलेगा। 6 का घन अगर हम करते हैं तो 216 होता है, यानी अंत में 6 मिलेगा। 7 का घन जब हम करते हैं तो ये संख्या आती है, तो यानी अंत में 3 मिल रहा है हमें। 8 का जब हम घन करते हैं तो अंत में हमें 2 मिलेगा, क्योंकि वो संख्या होती है 512। 9 का जब हम घन करते हैं तो संख्या मिलती है 729, यानी 9 से भी अंत होता है घन संख्याओं का, और 0 तो है ही। 10 का घन जब हम करते हैं तो 1000 आता है, यानी 0 से भी घन संख्याओं का अंत होता है। तो आपने देखा हर एक प्रकार के अंक से घन संख्याओं का अंत होता है, घन संख्याएं समाप्त होती हैं। तो ये बात समझ आ गई। तो यहाँ पे अगर 8 की जगह पे कुछ भी होता तो कथन असत्य होता। आई होप आपको समझ आ गया होगा। 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है, ये बात असत्य है। 2 अंकों की अगर कोई संख्या होगी तो उसका घन जो है, देखो अगर मान लो कि 2 अंकों की कोई संख्या है, मान लो जैसे 11 है, उसका जब हम घन करेंगे तो 11 का घन होता है क्या, 1331। इवन सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या लेते हैं ये, इसका भी घन क्या होता है, 1000 होता है। तो जब सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या का घन ही 4 अंकों में आ रहा है, तो 3 अंकों में तो कभी नहीं आएगा ना। तो 2 अंकों वाली संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है, ये बात असत्य है। अब अगला करते हैं। 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। तो देखो ये चेक करने के लिए सबसे बड़ी संख्या 2 अंकों की लेते हैं, यह है 99। 99 का जब हम घन करते हैं तो आप इसको कर लेना, ये होता है 970299। तो ये सबसे बड़ी, जब हमने 2 अंकों की संख्या ली है तब भी 6 अंकों तक जा रहा है, तो 7 अंक तो हो ही नहीं सकते ना, तो ये बात है असत्य। ठीक है, ओके। 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकती है, ये बात सत्य है। हो सकती है, हर बार ऐसा हो ये नहीं ज़रूरी है, बट जैसे इन्होंने कहा है ना कि हो सकती है, तो बिल्कुल हो सकती है। 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8 होता है, तो ये 1 अंक वाली संख्या है। इसके घन में भी 1 अंक है, ये भी 1 अंक वाली संख्या, इसके घन में भी 1 अंक है। हाँ, अगर क्वेश्चन में ये होता कि 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या होगी सकती, अगर नहीं लिखा होता तो फिर तो ये असत्य होता। लेकिन इन्होंने कहा है कि हो सकती। क्या ऐसा हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है, ये आपके सामने एग्जाम्पल है। तो ये हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा, और इसी के साथ ये पूरी एक्सरसाइज समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।